पुतिन शायद फिर से अपने बंकर में छुप गए हैं, क्योंकि नाटो के खिलाफ उनकी ताज़ा चाल बुरी तरह उलटी पड़ गई। देखिए, रूस चाहता था कि नाटो यूक्रेन के खिलाफ हो जाए और नाटो ठिकानों पर हमलों के लिए उन्हें दोषी ठहराए, लेकिन पुतिन के सहयोगी बेलारूस ने रूस के खिलाफ कदम उठाकर पुतिन की योजना नाकाम कर दी। अब रूसी तानाशाह के लिए हर तरफ से हालात बिगड़ रहे हैं और पुतिन बिना खिड़की वाले ऑफिस में छुपे हुए हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सबसे नई रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि पुतिन बिना खिड़की वाले एक भूमिगत ऑफिस से काम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है वह नहीं चाहते कि रूसी नागरिक जाने कि उनके प्यारे नेता देश में डरे हुए घूम रहे हैं। तो उन्होंने रूस के 3 अलग अलग क्षेत्रों में बिल्कुल वैसा ही ऑफिस, वही फर्नीचर और वही बैकग्राउंड के साथ बनवाया है। इस तरह अगर उन्हें यूक्रेनी ड्रोन हमले से भागना पड़े तो वह बस किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर वीडियो बयान दे सकते हैं, बिना जनता को पता चले कि वह डरे हुए की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पुतिन यहां तक कैसे पहुंचे। मैं उनके उस फैसले की बात नहीं कर रहा कि उन्होंने आक्रमण शुरू किया, बल्कि 2 रात पहले जो किया उसी की बात कर रहा हूं। यहां हमारे पास खुद पोलैंड के विदेश मंत्री से मिली जानकारी है। पिछली रात पोलैंड की हवाई सीमा 19 बार रूस में बने ड्रोन से उल्लंघित हुई। पोलैंड और नाटो की वायुसेना का आकलन है कि ये ड्रोन रास्ता नहीं भटके थे, बल्कि इन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया था। पोलैंड की वायुसेना ने हमारे सहयोगी नीदरलैंड, इटली और जर्मनी की मदद से उन ड्रोन को मार गिराया। संपत्ति को नुकसान पहुंचा, लेकिन सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई। जैसा कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने आज सुबह हमें याद दिलाया, भले ही नाटो युद्ध में नहीं है, रूसी आक्रामकता यूक्रेन से परे भी असर डालती है। अब इससे पहले कि हम यह जानें कि रूस क्या दावा करता है कि क्या हुआ, मैं आपको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले 19 ड्रोन गलती से आपके दुश्मन की हवाई सीमा में नहीं चले जाते। यह जानबूझकर किया गया था। अगर आपको और पुष्टि चाहिए तो मैं दिखा सकता हूं कि कुछ ड्रोन ने कहां हमला किया। इनमें से एक ड्रोन वास्तव में वार्सो के दक्षिण में एक पोलिश सैन्य अड्डे पर आकर गिरा। रूस के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनका एक ड्रोन रास्ता भटक गया और सीधे एक सैन्य अड्डे में जा टकराया। लेकिन यह तो सबसे बुरी बात भी नहीं थी, क्योंकि कुछ ड्रोन असल में पोलैंड के निर्दोष नागरिकों पर गिरे, जो एक शांतिप्रिय देश है और रूस के साथ युद्ध में नहीं है। यहाँ हमारे पास नुकसान की तस्वीरें हैं और यह काफी व्यापक है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग जो बस अपने घरों में सो रहे थे उन पर हमला हुआ। फिर से याद दिला दूं, यह घटना रात 2 बजे हुई थी। पोलैंड का समय था जब लोग सो रहे थे और रूस चाहता था कि उन्हें नींद में ही निशाना बनाया जाए। अब जैसे कि यह काफी बुरा नहीं था, जो ड्रोन के हिस्से पोलैंड में गिरने के बाद बरामद किए गए, उनसे पता चलता है कि इन ड्रोनों में अतिरिक्त ईंधन टैंक लगे हुए थे। लगभग ऐसा लग रहा है जैसे रूस चाहता था कि ये ड्रोन सामान्य से ज्यादा दूर तक जाएं। यह सब जानबूझकर योजनाबद्ध और एक रणनीतिक कदम था। हम यह भी बता सकते हैं, सिर्फ यह देखकर कि जैसे ही यह हमला शुरू हुआ, रूसी बॉट्स ने सोशल मीडिया पर कैसे प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तुरंत यूक्रेन को दोष देना शुरू कर दिया। यह रूस होने की संभावना नहीं है। इस बात का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है कि वे ऐसा क्यों करेंगे। यूक्रेन ने कब्जा किए शायद ड्रोन से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर समर्थन और सहानुभूति जुटाने की कोशिश की है। यह तो पूरी तरह से समझ में आता है। अब मुझे इस 200 IQ वाले तर्क को समझाने दीजिए। यह कैसे समझ में आता है कि यूक्रेन उस सैन्य अड्डे पर हमला करेगा जो यूक्रेन को महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण उपलब्ध करा रहा है, जिसे यूक्रेन अपने नागरिकों की रक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन यहीं पर मैं एक महत्वपूर्ण सबक एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। रूसी प्रचार का मकसद यह नहीं है कि आप या मैं रूसी पक्ष की कहानी पर विश्वास करें। नहीं, वे असल में चाहते हैं कि आप किसी भी बात पर विश्वास न करें। इसी वजह से वे इतनी सारी झूठी बातें फैलाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। असल मकसद लोगों को हार मानने पर मजबूर करना है। वे नहीं चाहते कि लोग सोचें कि क्या और क्यों हो रहा है। वे बस चाहते हैं कि लोग माने सब कुछ एक जैसा है। हर कोई झूठ बोल रहा है। रूस ने सोशल मीडिया पर झूठ जानबूझकर और समन्वित तरीके से उसी वक्त फैलाया जब हमला हो रहा था। सिर्फ रूसी बॉट ही नहीं,
बल्कि रूसी इन्फ्लुएंसर और दूतावास भी झूठ फैला रहे थे। आप देख सकते हैं, जैसे ही हमला चल रहा था, पोलिश विदेश मंत्रालय ने रूसी दूतावास से जवाब मांगा, जैसे आप लोग आखिर कर क्या रहे हैं? क्या आप नेटो के साथ युद्ध शुरू कर रहे हैं? और रूसी दूतावास ने कहा कि ये उनके ड्रोन नहीं थे। खैर, अब बताइए क्या हुआ? यह बात जल्दी ही झूठ साबित हुई, और वह भी रूस के सहयोगी बेलारूस द्वारा। ड्रोन वहीं से आए थे और वहीं से रूस कल एक नया अभ्यास शुरू कर रहा है। और इस अभ्यास का मकसद पोलैंड पर आक्रमण का अभ्यास करना है। यह एक बिल्कुल अलग मुद्दा है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले चलिए बेलारूस के उस बयान पर आते हैं जो रूसी झूठ को उजागर करता है। रात के दौरान ड्रोन से एक दूसरे पर हमलों का आदान प्रदान हुआ। रूसी संघ और यूक्रेन के बीच रात के दौरान ड्रोन से हमलों का आदान प्रदान हुआ। रिपब्लिक ऑफ बेलारूस की एयर डिफेंस की ड्यूटी फोर्स और संसाधनों ने लगातार उन ड्रोन की निगरानी की जो हमारे देश में एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस फोर्स के प्रभाव के कारण अपना रास्ता भटक गए थे और रिपब्लिक की सीमा में आ गए थे। मौजूदा संपर्क चैनलों के अनुसार 9 सितंबर रात 11 बजे से 10 सितंबर सुबह 4 बजे तक हमारी ड्यूटी फोर्स और संसाधनों ने पोलैंड और लिथुआनियाई रिपब्लिक के साथ हवाई और रडार जानकारी साझा की। इस प्रकार उन्हें अज्ञात विमानों के क्षेत्र की ओर आने की जानकारी दी गई। इससे पोलिश पक्ष को ड्रोन गतिविधियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद मिली। उनके देशों के क्षेत्र। मेरे माता पिता ने मुझे यह सबक बचपन में सिखाया था। असल में झूठ बोलने से आपको बार बार झूठ बोलना पड़ेगा ताकि वे सब मेल खाएं। रूस ने पोलैंड पर ड्रोन हमले के बारे में झूठ बोलने का फैसला किया तो उसने अपने बॉट्स, एम्बेसी और प्रभावशाली लोगों को भी बता दिया, लेकिन उसने बेलारूस को नहीं बताया। और बेलारूस ने कहा, अरे ये ड्रोन रास्ता भटक गए थे तो हमने पोलैंड को बता दिया। इसी समय रूस कह रहा था कि ये ड्रोन हमारे नहीं हैं, यूक्रेन ही पोलैंड पर हमला कर रहा है। यहीं से रूसी झूठ टूटने लगा और चीजें पुतिन के खिलाफ जाने लगीं, क्योंकि पोलैंड ने तुरंत नाटो का आर्टिकल 4 सक्रिय कर दिया। अब आर्टिकल 4 के विवरण में जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि रूस ने दुनिया के सामने बेनकाब होने पर कैसे प्रतिक्रिया दी। रूसी झूठ बस बदलता ही गया। पहले तो रूसियों के अनुसार यह सिर्फ एक ड्रोन था, कोई सैन्य ड्रोन नहीं था। हमें पता चला कि वह हथियारों से लैस सैन्य ड्रोन था। रूस ने कहा, हमने जानबूझकर नहीं भेजा और वह सिर्फ एक ही था। फिर पता चला कि ये 15 से ज्यादा बल्कि 19 ड्रोन थे। पोलैंड ने इसकी पुष्टि की। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं चाहते तो आप गलती से 19 ड्रोन किसी शांतिपूर्ण देश में नहीं भेजते। और रूस को ठीक यही मिला, क्योंकि आखिरकार इन ड्रोन ने असली नुकसान किया। यह एक और तस्वीर है जो आज सुबह मिली थी। यह पोलैंड है, यूक्रेन नहीं। यह बताना जरूरी है कि पोलैंड की प्रति व्यक्ति जीडीपी रूस से कहीं ज्यादा है। मुझे नहीं लगता रूस पोलैंड की सेना से उलझने का जोखिम लेगा। पोलैंड के अनुरोध पर कल रात रूसी ड्रोन के हमले के बाद नाटो ने नॉर्थ अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 4 को सक्रिय कर दिया। अनुच्छेद 4 नॉर्थ अटलांटिक औतोच्यता नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल को आपातकाल या तात्कालिक स्थिति में तुरंत रक्षा और सैन्य परामर्श शुरू करने का निर्देश देता है जब पक्षों की क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता या सुरक्षा को खतरा होता है। अब स्पष्ट है, रूस को इसकी उम्मीद नहीं थी, पुतिन को इसकी उम्मीद नहीं थी, इसी वजह से वह छिप गए हैं। लेकिन यहां तक कि रूसी मीडिया भी कह रही है कि इससे रूस और नाटो के बीच युद्ध हो सकता है। और यह ऐसी चीज है जिसे पुतिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, खासकर जिस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था चल रही है। युद्ध जीतने के लिए सबसे जरूरी है पैसा, पैसा और पैसा। सिर्फ पोलैंड की प्रति व्यक्ति जीडीपी रूस से बेहतर है। रूस के पास पोलैंड या नेटो से लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। यही वजह है कि रूसी मीडिया यही बात कह रही है। बुधवार को पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ के बाद आज सुबह के न्यूज इविस इमेजेस की हेडलाइन इस स्थिति के नाटकीयता को दर्शाती है। रूस और नाटो एक सीधी टक्कर के बेहद करीब आ गए हैं। यूरोपीय अधिकारियों ने पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ के लिए मॉस्को पर जानबूझकर उकसावे का आरोप लगाया, लेकिन रूसी अखबार, खासकर वे जो क्रेमलिन के बेहद समर्थक हैं, एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। जैसा कि अक्सर होता है जब मॉस्को पर किसी चीज का आरोप लगाया जाता है, खासकर पश्चिमी देशों द्वारा, तो रूस हालात को पलट देता है और आरोप लगाने वाले पर ही आरोप लगा देता है। तो आप आज रूसी अखबारों में उकसावे, प्रोवोकेशन शब्द भी देखेंगे,
लेकिन वे यूक्रेन पर उकसावे का आरोप लगाते हैं। उदाहरण के लिए मोस्कोव्स्की कॉमसोमोरिट्स कुछ पोलैंड में आकर गिरा। ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि क्या हुआ, और अगर कुछ हद तक स्पष्ट भी है तो ये स्पष्ट नहीं है कि क्यों हुआ। एकमात्र सवाल जिसका जवाब है वह मुख्य सवाल है कि किसे इसका फायदा मिलेगा। इस ताजा वैश्विक हंगामे का मुख्य लाभार्थी जेलेंस्की है। यूक्रेनी अधिकारी लगभग रूस के विशेष सैन्य अभियान यानी रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही पश्चिमी देशों को रूस के साथ सीधे संघर्ष में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। YouTube ने अभी अभी एक हैरान कर देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन का भुगतान कर रहा है। क्यों? दरअसल क्योंकि YouTube के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसी कारण आप होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनके 1000 से कम व्यूज होते हैं, जैसे यह वीडियो। अब जाहिर है इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को चैनल शुरू कर देना चाहिए। अगर आपने कभी YouTube या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने का सोचा है तो अभी सबसे अच्छा समय है। YouTube हर दिन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दे रहा है और अब पहले से कहीं ज्यादा नए और छोटे चैनलों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि आपके मन में चैनल शुरू करने और उसे बढ़ाने को लेकर कई सवाल होंगे। हमें कई बार आपसे ऐसे सवाल ईमेल पर मिलते हैं। इसीलिए हमने तय किया कि अपनी सारी YouTube सलाह एक ही YouTube वीडियो में बिल्कुल मुफ्त में दे दें। तो अगर आप अपना खुद का चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आप उस वीडियो को यहाँ YouTube पर देख सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या अपनी स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक करें। अब मैं इसे समझाता हूँ। इस घटना से किसे फायदा होता दिख रहा है? रूसी प्रचारकों के अनुसार इससे सिर्फ यूक्रेन को ही फायदा हो सकता है। तो अगर हम प्रेरणा की तर्क से देखें तो रूस ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। देखिए, सर्दी आ रही है और हम एक चीज की उम्मीद कर रहे हैं। यूक्रेन रूसी ऊर्जा ढांचे पर हमला करना शुरू करेगा और रूस यूक्रेनी ऊर्जा ढांचे पर हमला करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आखिरकार सर्दियों के दौरान ही ऊर्जा ढांचे पर हमलों का सबसे ज्यादा असर होता है। अब रूसी ड्रोन और रूसी मिसाइलें यूक्रेन में उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर हमला करने में उतनी सफल नहीं रही हैं, क्योंकि उन्हें नाटो की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षा मिली हुई है, जो हमने यूक्रेन को दी हैं, जो पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को दी हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि रूस अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर हमला करता है। हम देखते हैं कि रूस मॉल्स पर हमला करता है, क्योंकि वे उच्च मूल्य या सैन्य लक्ष्यों पर हमला नहीं कर सकते। वे वही कर रहे हैं जो बुराई करती है, निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। अब पोलैंड में ऐसा कुछ करने का कारण रूस के नजरिए से इसका मकसद उन कुछ वायु रक्षा प्रणालियों को फिर से मोड़ना है जो यूक्रेन को मिलनी थीं। जितनी ज्यादा वायु रक्षा प्रणालियां यूक्रेन को नाटो से मिलनी थीं, उन्हें पोलैंड की ओर मोड़ना। रूस के लिए सर्दियों में यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना पर हमला आसान हो सकता है। अब दिन के अंत में एक चीज जो रूस सच में बहुत चाहता है वो है एक युद्ध विराम। वे यूक्रेन के साथ युद्ध विराम चाहते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे की ऊर्जा संरचना पर हमला रोक देंगे, क्योंकि रूस संघर्ष कर रहा है। मैं सबको याद दिला दूं, सिर्फ अगस्त महीने में ही यूक्रेन ने रूस की 25% रिफाइनिंग क्षमता को निशाना बना लिया था। रूस यूक्रेनी ड्रोन का मुकाबला नहीं कर सका, इसीलिए क्षमता का चौथाई हिस्सा बंद रहा। रूस चाहता है कि युद्ध विराम में यूक्रेन रूसी रिफाइनरियों पर हमला न करने पर सहमत हो। वे इसे कैसे हासिल करेंगे? क्या रूस सर्दियों में यूक्रेनी ऊर्जा ढांचे पर हमला कर यह सुनिश्चित करना चाहता है? इस तरह यूक्रेनी अधिकारी बातचीत करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए ज्यादा इच्छुक होंगे। अब यही जगह है जहां नाटो की प्रतिक्रिया अहम बनती है, क्योंकि अगर हम इन ड्रोन घुसपैठों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में सिर्फ अपनी वायु रक्षा प्रणाली को पोलैंड की ओर मोड़ देते हैं तो रूस वही हासिल कर लेता है जो वह चाहता है। खुलेआम झूठ बोलते पकड़े जाने के बाद भी रूस चाहता है कि वायु रक्षा प्रणाली यूक्रेन में न हो और वे पोलैंड को उकसाना चाहते हैं। रूस का पोलैंड से युद्ध करने का न इरादा है न क्षमता, यह सिर्फ आपूर्ति मोड़ने का तरीका था। और अगर हम वास्तव में रूस पर दबाव डालने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो वे सफल हो जाएंगे और भविष्य में ऐसी और रणनीतियों के साथ वापस आएंगे, जहां वे नेटो के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हैं और वे नेटो के निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाते हैं जो बस अपने घर में सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनके घर रूसी ड्रोन द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। इसीलिए नेटो को कुछ बड़ा करना चाहिए। नेटो को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे रूस को एक संदेश मिले, ताकि ऐसा फिर से न हो। हम मानते हैं कि रूसी उकसावे नेटो के पूर्वी मोर्चे को और मजबूत करने की मांग करते हैं। दूसरा,
रूसी संघ के दूतावास के एक प्रतिनिधि को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और उन्हें एक विरोध पत्र सौंपा गया। मुझे पता है कि रूस का दावा है कि इन ड्रोन के रूसी होने का कोई सबूत नहीं है, यहां तक कि उन्होंने यूक्रेनी उकसावे की भी बात कही है। यह अपेक्षित था। झूठ और इनकार सोवियत संघ की सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं। क्रेमलिन फिर से राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रयासों का मजाक बना रहा है। तीसरा, हम गलत सूचना से लड़ रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे सरकारी स्रोतों और प्रमाणित मीडिया आउटलेट्स से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। जो कोई भी यह दावा कर रहा है कि यह एक यूक्रेनी उकसावे की कार्रवाई थी, वह रूसी प्रचार फैला रहा है। पोलैंड, यूरोपीय संघ और नाटो डरने वाले नहीं हैं और हम यूक्रेन के बहादुर लोगों के साथ खड़े रहेंगे। रूस के नेतृत्व के लिए यह समझने का समय आ गया है कि यूरोप का आखिरी साम्राज्य फिर से बनाने की कोशिश नाकाम होने के लिए ही है।